सो हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं विज़न आईएएस के मेंस टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन कि हमें मेंस टेस्ट सीरीज़ में कैसे अपने आंसर को इम्प्रूव करना है, कैसे अपने आंसर को एक वेल आंसर तक लेके जाना है। और अब हम ये वीडियो कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर 30 टेस्ट है और मैं आपको आंसर कैसे लिखते हैं और आंसर की जो मॉडल आंसर जो हमें टेस्ट सीरीज़ देने के बाद मिलता है उसमें और हमारे आंसर में क्या डिफरेंस होता है वो सब हम देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टेस्ट जो कि है जर्नल टेस्ट है, पॉलिटी का टेस्ट है और ये हमारी सीरीज़ चल रही है। आपको नंबर 1 बता देती हूँ मैं यहाँ से 2691 से, और अब ये हम कंटिन्यू रखेंगे और हर वीक के हिसाब से इसकी एक वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट तो आप करते रहिए। सो हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। तो पहले आप ये देख लीजिए कि विज़न टेस्ट सीरीज़ में हम जो जाते हैं अपना टेस्ट देने के लिए, तो हमें किस तरीके से फॉर्मेट में पेपर मिलता है और कैसे हमें वो कंप्लीट करना है। तो हम आपको ये दिखा देते हैं। ये इस तरीके का कुछ पेपर है और इसमें सब कुछ लिख रखा है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि देयर आर 20 क्वेश्चन प्रिंटेड हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि हमने हिंदी वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है इसलिए। और इसमें हिंदी में भी पेपर है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन है और हिंदी में भी क्वेश्चन है। और इसमें साफ साफ लिख रखा है कि ईच क्वेश्चन केयर्स इन 12.5 मार्क्स। इसके अंदर एक जो क्वेश्चन है उसकी जो वैल्यू है उसके जो मार्क्स हैं मतलब वो 12.5 मार्क्स के हैं, जबकि यूपीएससी में 10 और 15 मार्क्स के आते हैं, बट इक्वली है। तो इस हिसाब से 12.5 को आप 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके 250 नंबर बन जाते हैं। यहाँ लिख भी रखा है कि मैक्सिमम मार्क्स इज़ 250 मतलब 250। देन हम हमारा पेपर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आप देखिए इसमें लिख रखा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 से अधिक शब्दों में न दे। उत्तरों का कंटेंट उनकी लंबाई से अधिक महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों के अंत समान है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत द्वारा संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाया गया था। सेम यही हमारा इंग्लिश में भी लिख रखा है, व्हाई डिड इंडिया चूज टू अडॉप्ट पार्लियामेंट सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट। ऐसे हमारे आप देख लीजिए ये पूरे हमारे इस पेज में 12 तक है और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पेज है। इसमें हमारे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक ये हमारे लास्ट दे रखे हैं। हम पहले क्वेश्चन से आपको दिखाते हैं कि इसके मॉडल आंसर में क्या दे रखा है और हमें हमारे आंसर को कैसे इनरिच करना है, कैसे उसमें एक वैल्यू एडिशन का काम करना है जो हम नहीं कर पाते। और मॉडल आंसर से हम अपने आप को कंपैरिजन तो नहीं कर सकते बट अपने आंसर में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आपको थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बट हम आपको 20 क्वेश्चन का पूरा कंटेंट देंगे। हो सकता है कि इसके 2 या 3 पार्ट बन जाए, मैक्सिमम मैं 2 बनाने की कोशिश करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और इस वीडियो में लास्ट टाइम तक बने रहें, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो जिनने मेंस की टेस्ट सीरीज़ नहीं लिया और वो सोच रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो मेंस की टेस्ट सीरीज़ बहुत कॉस्टली होती है, बहुत से बच्चे अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, बट ये मैं हेल्प आप लोगों की करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करें और ये सीरीज़ हम कंटिन्यू चलाएंगे जब तक कि 2025 के मेंस नहीं हो जाते हैं। उससे उस तक कि आपको मेंस को कैसे अप्रोच करना है वो मैं सिर्फ आपको मॉडल आंसर दिखा सकती हूँ कि हम इस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं। ये हमें आइडियाज़ आने चाहिए क्वेश्चन को समझते हुए। ठीक है, हम हमारे क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और देखते हैं। ये हमारा है मॉडल आंसर। तो ये हमारे मेंस की मॉडल आंसर की 1, जैसे कि मैंने आपको बताई थी 2691 की पहली मॉडल आंसर शीट है। ये करीबन आपको मैं बता देती हूँ कि करीबन 20 पेजेस की होती है। और
सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है पहला, स्वतंत्रता के पश्चात भारत द्वारा संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाया गया था। तो सबसे पहले तो हम हमारी थिंकिंग को लगाते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत द्वारा संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाया गया होगा। आप भी खुद सोचिए, ब्रिटिश काल चल रहा था और ब्रिटिश काल के बाद में हम जब स्वतंत्र हुए 1949 के अंदर, तो उसके बाद में हमें संसद की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि हम हमारी पार्लियामेंट सिस्टम को चलाना चाहते थे और वो भी अपने तरीके से। लेकिन हमने कुछ चीज़ें थी जो कि 18 सेंचुरी की जो चार्टर अधिनियम थे उनसे भी लिया था। उसमें से हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों से ली है। जैसे कि अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने राष्ट्रपति प्रणाली जो कि हमारे भारत में है वो ली है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये हमारे संसद के अंदर है। ये चीज़ें हमें इनकी वजह से हमने हमारे संसद को एक स्वरूप दिया है। और ये हमारा क्वेश्चंस है और क्वेश्चन का हम ये आंसर अब पढ़ते हैं। देखिए हमारा आंसर क्या क्या दे रखा है मॉडल आंसर के अंदर। सबसे पहले हमें इंट्रो देना होता है। हर किसी क्वेश्चन का 2 से 3 लाइन का इंट्रो देना होता है और जब हम एक अच्छा इंट्रो दे देते हैं शॉर्ट, तो फिर शॉर्ट इंट्रो देने के बाद में शॉर्ट भी हो और थोड़ा ठीक भी हो। तो जैसा कि इसमें दे रखा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत द्वारा संसदीय प्रणाली की बात कर रखी है। तो संसदीय प्रणाली, जस्ट 1 मिनट, या ओके दिस लेट्स स्टार्ट। तो हमारा हम क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि इसमें दे रखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 तथा अनुच्छेद 163 और 164 में क्रमशः केंद्र और राज्य, क्योंकि आपको मैं बता देती हूँ कि अनुच्छेद जो 74 है और जो 75 है वो हम केंद्र के बिहाव पर हम संसदीय प्रणाली के प्रावधान में देखते हैं, जबकि हम अनुच्छेद 163 और 164 है वो राज्य के बिहाव पर संसदीय प्रणाली में हम देखते हैं। तो हमने यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया और ये इंट्रो में बहुत अच्छा सूटेबल हो रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 तथा 75 तथा अनुच्छेद 163 और 164 में क्रमशः केंद्र और राज्य में शासन की संसदीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है। इसके बाद से हम एक लाइन ये देंगे इसमें, मतलब जैसे कि ये इंट्रो में दे रखा है, बहुत वेल एंड डल दे रखा है। इसको हम भी सोच रहे थे कि क्योंकि हमारा भारत उपनिवेशिक देश था और वो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, तो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत के निम्नलिखित कारणों से संसदीय शासन में संसदीय स्वरूप को अपनाया। ऑब्वियसली बात है, ये लाइन हम लिख के अपने क्वेश्चन को स्पष्ट कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं। देखिए ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट्स देना बहुत अच्छा होता है बिकॉज एग्जामिनर इतने बच्चों की कॉपी चेक करता है तो वो आपकी कॉपी में एक अलग दिखेगा। इसलिए आप यहाँ एक शॉर्ट टर्म में अपना पॉइंट डिफाइन कर दीजिए और उसके बाद फिर आप अपना जो भी इसमें पॉइंट लिखना है वो पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में यहाँ आंसर में लिख रखा है कि इस प्रणाली से परिचित होने का बिहाव हम ऐसे देखते हैं क्योंकि हमारी स्वतंत्रता से पहले की बात बता रहे हैं। तो ब्रिटिश शासन के दौरान संसदीय प्रणाली से परिचित होना स्वतंत्र भारत में इस प्रणाली को जारी रखने में मददगार सिद्ध हुआ है, क्योंकि ये चीज़ हमने ब्रिटिश शासन से ली है। उसके बाद देखते हैं, भारत में शासन के आधुनिक संसदीय प्रणाली के मूलभूत ढांचे को 1853 के चार्टर अधिनियम के साथ प्रस्तुत किया गया। ऑब्वियसली सी बात है, जब हम पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर उसके अंदर 1853 का चार्टर दे रखा है और उसके अंदर हमारे भारत के अंदर कुछ ऐसी आधुनिक संसदीय प्रणालियों को हमने थोड़ा थोड़ा डाल दिया था। आगे देखते हैं, व्यापक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि हम अपने आप को उसमें इनरोल कर रहे हैं। व्यापक का मतलब होता है द लार्ज साइट, मतलब बहुत बड़े रूप में। तो भारत विश्व के सर्वाधिक विषम राज्यों और सर्वाधिक जटिल समाजों में से एक है। इसी वजह से संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाया, क्योंकि इस प्रणाली में सरकार के विभिन्न वर्गों, हितों और क्षेत्रों को
अधिकाधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने तथा संगठित भारत के निर्माण की अत्यधिक गुंजाइश थी। आप खुद जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है और भारत के अंदर अनेक राज्य रहते हैं। हम बोलते हैं कि अनेकता में एकता वाला देश है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग राज्य में रहते हैं, तो एक विषम कैटेगरी है। तो ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दी है। ये लाइन लिखना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हमने स्वतंत्रता के टाइम पे इन चीज़ों को बहुत सोच समझकर संसदीय प्रणाली में कदम उठाया है, इसलिए। उसके बाद में देखते हैं हम उत्तरदायी सरकार। तो उत्तरदायी सरकार का क्या मतलब है इसके अंदर, तो ये देखते हैं कि संसदीय प्रणाली एक जिम्मेदार और जवाबदेही शासन प्रणाली का प्रावधान है। बिल्कुल सही बात है इसके अंदर कि संसदीय प्रणाली एक जिम्मेदार और जवाबदेही प्रणाली का प्रावधान है, इसलिए हमें एक उत्तरदायी सरकार की ज़रूरत है। अगर हम इसमें उदाहरण दे देते हैं तो हमारे इसके अंदर प्लस नंबर होते हैं, हमारे इसके अंदर प्लस में नंबर जाते हैं। और मैं ये बोलती हूँ, मैंने अपने मेंटर से बात करके पूछा है कि अगर हम कोई ऐसा पॉइंट लिख रहे हैं उसके अंदर अगर हम उदाहरण लिख रहे हैं तो ये उस चीज़ को प्रूफ कर देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए विधायिका में प्रश्नकाल बिल्कुल होता है। अविश्वास प्रस्ताव जैसी व्यवस्थाएं कार्यपालिका की जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही। उसके बाद में विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, क्योंकि हम देखते हैं कि न्यायपालिका है, ये हमारा एक अलग भाग हो जाता है, जबकि विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे में इंटरकनेक्ट होती है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, उनके बीच का सामंजस्य बता रखा है। तो इसके अंदर राष्ट्रपति प्रणाली में शक्तियों का पूर्ण पृथक होना, जिससे निरंतर संघर्ष की आशंका बनी रहती है। चूंकि एक नवोदित लोकतंत्र में इस प्रकार की जोखिम लेना संभव नहीं था, इसलिए भारत के शासन में संसदीय स्वरूप को अपनाया गया। साथ ही ये देश के बहुमुखी विकास के लिए अत्यधिक अनुकूल था। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा है। ये बात आप डिफाइन कर सकते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन में भी कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा है। कुछ टर्म्स होती है जो हमारे प्री में भी पूछी जाती है, वो हम अपने मेन से भी सीख सकते हैं, जो दोनों अंगों के बीच सहयोग सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए फिर देखिए उदाहरण आ चुका है, ये हमारे आंसर में प्लस मार्क्स दिलवाता है हमें, ये हमारे आंसर में हमें प्लस की ओर लेके जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75, हम यहाँ पर 75 इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि वो विधायिका और कार्यपालिका के बिहाफ पर है, और उसके अंदर हमारी कार्यपालिका विधायिका को स्पष्ट तरीके से समझाया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 75 में संसद के सदस्यों को शामिल कर मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। हमारा अनुच्छेद 75 क्या बोलता है कि संसद के सदस्यों को शामिल कर मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। तानाशाही से बचना, ये वाला आंसर हम लिख सकते हैं क्योंकि हम पहले ब्रिटिश काल के उपनिवेशिक देश थे, इसलिए ये लिखना ज़रूरी भी हो गया है। या फिर हम इसकी जगह कुछ और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि हम उसके उपनिवेशिक थे, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तानाशाही से बचना मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि दे रखा है इसमें, इसको अगर डिफाइन कर रखा है, देखते हैं हम। संसदीय प्रणाली में संतुलन एवं संसदीय प्रणाली में नियंत्रण और संतुलन पर जोर दिया गया है। यह एक ही व्यक्ति के हाथों में सत्ता के संकेंद्रण के विरुद्ध आवश्यक रक्षोपाय प्रदान करता है। जैसे कि हमने यूएसए में देखा है कि वहाँ राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है, जबकि ऐसा भारत में नहीं है। भारत के अंदर आप देखते हैं कि भारत के अंदर हमारे देख लीजिए आप, यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, संसद होती है, संसद के अंदर ही प्रधानमंत्री आ जाते हैं, और एक होते हैं आपके राष्ट्रपति एक अलग है, लेकिन ये इसका अंग होते हैं, ऐसा बुक में डिफाइन कर रखा है, ये इनके अंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए, इसका भी एक एग्जाम्पल दे रखा है। उदाहरण के लिए न्यायिक पुनरावलोकन ने कार्यकारी और विधायी घटकों द्वारा मनमानी या असंवैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण रक्षोपाय के रूप में कार्य किया। ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में हम ये थोड़ा आंसर और बच रहा है, ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है, बट हम क्वेश्चंस को पढ़ना समझना देन लिखना, ये हम 7 to 8 मिनट के अंदर ही करेंगे, तो आप इस चीज़ की टेंशन मत करिए। एक चीज़ और आती है इसके अंदर, सबसे फेमस जो समिति थी स्वर्ण सिंह समिति,
तो इसमें लास्ट में ये चीज़ डिफाइन कर दी गई है। तो ये हमारा होता है कंक्लूज़न, ये हमारा कंक्लूज़न होता है। कंक्लूज़न हमें बहुत साफ़ सुथरा तरीके से लिखना होता है, जो हमें लाइफ टाइम या फिर फ्यूचर्स में वो चीज़ करनी है। इसीलिए इस प्रकार भारत में संसदीय प्रणाली लोकतंत्र, स्थायित्व और अधिक उत्तरदायित्व की अभिलाषा से प्रेरित है। वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा संसदीय बनाम राष्ट्रपति प्रणाली विवाद पर विस्तार से विचार किया गया है और इस समिति ने यह सुझाव दिया है कि संसदीय प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है और इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली से प्रस्तावित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ ही आगे तानाशाही वाले में डिफाइन कर रखी है, क्योंकि कई कई देशों में ऐसा देखा गया है कि राष्ट्रपति ही संसद का पूरा वो होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत के अंदर साफ स्पष्ट शब्दों में स्वर्ण सिंह समिति में हमें समझाया गया है कि संसदीय प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली के प्रतिनिधित्व कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति उसका एक अभिन्न अंग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देन हम हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और मैं आपको एक बात और बताना चाहती थी। अगर आप मेरी वीडियो को 1.5 एंड अगर हो सकता है तो 1.75 या 2.2x पे अगर इस वीडियो को सुनते हैं, मोस्टली आप 1.5 पे भी सुनते हैं तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी, और अगर 2 पॉइंट पे भी आप सुनते हैं तो बहुत अच्छे से मेरी स्पीड से और मेरी लैंग्वेज से बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। ये मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने कई और जगह भी सुना है मेरे लिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको ये चीज़ें भी, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, देखिए, भारत में केंद्र राज्य संबंधों और मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों की विवेचना कीजिए। देन हम हमारे आंसर को देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बोल रहा है, और ये बहुत अच्छे आंसर्स हैं। मैंने इनके बिहाफ पर अपने आंसर्स का कंपैरिजन किया है। मैं आपको अपने मार्क्स भी बताऊंगी कि मेरा फर्स्ट जो पेपर था उसके मेरे फाइनली कितने मार्क्स आए। जो भी रहा है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। ट्रस्टली आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले अपना प्री दिया हुआ है मेंस की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। देन हम हमारा आंसर पढ़ते हैं, ठीक है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों और मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों की विवेचना कीजिए, ये हमारा आंसर है। देखिए, हम हमारा इंट्रो देते हैं, यहाँ से हमारा इंट्रो है, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रो है, और इंट्रो में हमने दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तब की जाती है जब भारत और इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो। और हम आमतौर पर ये देखते भी हैं कि आपातकाल में क्या डिफाइन किया गया। आपातकाल में यही डिफाइन किया गया है ना कि हमें भारत या इसके किसी भी भाग को सुरक्षा होनी चाहिए, इसका बाह्य आक्रमण हो जाए तो उससे बचना है, सशस्त्र विद्रोह से बचना है, यही हम देखते हैं, और ये हमें 352 में डिफाइन किया गया। आगे देखते हैं हम केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। तो जब आपातकाल होता है तो उनमें क्या प्रभाव आता है, क्या इंटरकनेक्ट या इंटरचेंज आ जाते हैं, तो वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत की संघीय संरचना की कार्य प्रणाली एकात्मक हो जाती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ पॉइंट तो यही रहेगा हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत की राष्ट्रीय संरचना की कार्य प्रणाली एकात्मक हो जाती है। उसके बाद में हम विधायिका पे बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही आता है। संसद को राज्य सूची में उल्लेखित किसी भी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे संसद हमारा एक्टिव हो जाता है, हम राज्य पर वो चीज़ नहीं छोड़ सकते हैं। हालांकि राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति निलंबित नहीं होती है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये चीज़ हमें प्रीलिम्स में पूछी गई है, कई इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज में बहुत बार पूछी जाती है, मैंने इस चीज़ को देखा है। राष्ट्रीय विधानमंडल की विधायी शक्ति निलंबित नहीं होती है, लेकिन यह संसद की अधिभावी शक्ति के अधीन हो जाती है, ठीक है, अधिभावी शक्ति के अधीन हो जाती है। आगे देखते हैं, विशेष रूप से जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रभावी हो
और संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रीय राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। इज द प्री पॉइंट। ये चीज़ प्री में क्वेश्चन करके आ सकती है, आप इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिए। और हमने मेंस में इसको पढ़ लिया है तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट का काम करती है। ये हमारे क्वेश्चन को भी मार्क्स बढ़ाती है और ये हमारे प्री में भी हमें ये डिफाइन कर देती है कि विशेष रूप से जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा प्रभावी हो और संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। मैं आपको ये लाइन्स करके सिखा रही हूँ, ये लाइन्स करके बता रही हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। उसके बाद में हम हमारी कार्यपालिका की ओर देखते हैं तो कार्यपालिका केंद्र सरकार राज्य को उसकी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के तरीके के बारे में निर्देशित कर सकती है और इसके अतिरिक्त केंद्र को राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने का अधिकार होता है। हम देखते हैं आगे वित्तीय, तो हम इसके अंदर वित्तीय और देख लेते हैं। राष्ट्रपति को संघ और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक संवितरण को संशोधित करने का अधिकार होता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को होने वाली वित्तीय हस्तांतरण को या तो कम कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं। ये हमारे राष्ट्रपति के टाइम का है, क्योंकि राष्ट्रपति को संघ और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक संवितरण को संशोधित करने का अधिकार है। द प्री पॉइंट, और ये हमने हमारे मेंस में लिखा है तो इज द प्लस पॉइंट। दोनों चीज़ आपको मैं बता देती हूँ। आगे हम देखिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन को एक बार हम फिर पढ़ लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों और मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों की विवेचना। तो हमने हमारे केंद्र राज्य संबंध की बात कर ली है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि एक क्वेश्चन एक वन साइडर दे रखा है केंद्र राज्य संबंध, और लगा के आपको दे रखा है मूल अधिकार। आपको क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ना है, तब आप क्वेश्चन के डीप साइड तक जा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे मूल अधिकार पर प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केंद्र को नागरिकों के अधिकारों को कम करने या निलंबित करने की शक्ति प्रदान करती है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ये चीज़ हम प्री के लिए भी पढ़ते हैं, मेंस के लिए भी पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में देखते हैं कि हालांकि अनुच्छेद 44, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के अनुसार इस अधिनियम को निलंबित केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के, यहाँ दे रखा है केवल मीन्स ओनली, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली ये है युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर ही की गई आपातकाल की उद्घोषणा पर ही हो सकता है। क्योंकि ये चीज़ हम वैसे नहीं है कि हम स्टेट के अंदर या मान लीजिए कोई भी ऐसी विपत्ति आ गई तो हम कर सकते नहीं, ये सिर्फ आपातकाल की घोषणा के टाइम ही होता है। ये इसमें स्पष्ट तरीके से दे रखा है। उसके बाद देखते हैं इसके अतिरिक्त आपातकाल की समाप्ति पर अनुच्छेद स्वतः ही प्रभावी हो जाता है। अन्य मूल अधिकारों का निलंबन भी होता है। संविधान के अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि ये शेष मूल अधिकार जैसे कि हम देखते हैं अनुच्छेद 21 को छोड़कर प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार है, क्योंकि हम 20 और 21 को इसके अंदर नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा जो भी है उसके लिए हम न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ 20 और 21 देखते हैं कि वो डायरेक्टली होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इससे स्वयं अधिकारों का निलंबन नहीं होता है, बल्कि केवल इन्हें संज्ञान में लेने का अधिकार निलंबित होता है। यहाँ ये बता रहा है कि स्वयं अधिकारों का निलंबन नहीं होता है कि वो परमानेंटली टाइम के लिए डिस्क्लूज हो जाएंगे, बल्कि वे केवल उस संज्ञान लेने के अधिकार पर निलंब होता है। इसके अतिरिक्त प्रवर्तन का निलंबन केवल उन मूल अधिकारों से संबंधित होता है जिनका उल्लेख राष्ट्रपति के आदेश में किया गया। इसके अतिरिक्त प्रवर्तन का निलंबन केवल उन मूल अधिकारों से संबंधित होता है जिनके उल्लेख राष्ट्रपति के आदेश में किया जाता है। आपातकाल प्रावधान राष्ट्रपति को असामान्य और असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करते हैं। हालांकि मिनर्वा मिल्स बाद 1980 में आपातकाल के दौरान प्रत्यक्ष रूप से अधिकारों को संबोधित नहीं किया गया था, फिर भी इस वाद में न्यायालय ने ऐसा ढांचा निर्मित किया है जो असाधारण परिस्थितियों के दौरान नागरिकों के अधिकारों को किस हद तक कम किया जा सकता है को सीमित करता है। मिनर्वा मिल वाद बहुत फेमस है,
प्री में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मेंस में लिखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें ही तो हमारे नंबर्स को बढ़ाती है और ये चीज़ हमें उस टाइम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे आपातकाल के दौरान ये चीज़ आई थी। 1980 के अंदर ये शक्तियाँ हमें प्रदान की गई थी, तो इसलिए ये चीज़ इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन हो रही है। आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन। ये हमारा कंक्लूज़न रहेगा और कंक्लूज़न में ये चीज़ बहुत बेस्ट है। आपातकालीन प्रावधान राष्ट्रपति को असामान्य और असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यापक शक्ति प्रदान करता है। हालांकि मिनर्वा मिल बाद 1980 में आपातकाल के दौरान प्रत्यक्ष रूप से अधिकारों को संबोधित नहीं किया गया था, फिर भी इस बाद में न्यायालय ने ऐसा ढांचा निर्मित किया जो असाधारण परिस्थितियों के दौरान नागरिकों के अधिकारों को किस हद तक कम किया जा रहा है को सीमित करता है। इसका कंक्लूजन और फाइनल आंसर यही है। ठीक है, ओके, हम आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं और हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये। तो हम हमारा थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत में राज्यपालों को निर्वाचित करने की बजाय नियुक्त क्यों किया जाता है। ये इसका आंसर है। आंसर देखते हैं हम। भारत में राज्यपालों को निर्वाचित करने के बजाय नियुक्त क्यों किया जाता है। भारतीय संविधान के अंदर आपको पता है कि राज्यपाल को अनुच्छेद 155 में समझाया गया है। तो 155 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपति द्वारा करते हैं, क्योंकि वो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपालों को निर्वाचन के आधार पर पद धारण करना चाहिए या नियुक्ति के आधार पर संविधान सभा में ये व्यापक बहस का विषय रहता था। और उसके बाद में है, हालांकि निम्नलिखित कारणों से नियुक्ति का विकल्प ही चुना गया है। ये चीज़ डिफाइन कर रखी है और इसमें पहला ऑप्शन ये है कि संसदीय व्यवस्था के साथ संगतता, क्योंकि हम संसद के साथ उसकी संगतता को भी प्रॉपर बनाना चाहते हैं। और आगे देखिए, बहुमत के साथ जनादेश प्राप्त करने पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की तुलना में अधिक प्रातिनिधिक अधिकार की मांग कर सकता है। यह राज्यों को स्थापित संसदीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त निर्वाचित राज्यपालों को राज्यों के दैनिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होने पर उसका निर्वाचित राज्य सरकार के साथ संघर्ष हो सकता है। इससे अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। ये बिल्कुल सही बात है, ये बहुत लॉजिकल बात है, बट ये लाइन इज द अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस क्वेश्चन डिमांड। देन आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय और राज्य हितों का संतुलन। राज्यपाल की नियुक्ति तटस्थता बनाए रखने में सहायता करती है, क्योंकि वह राज्य के साथ साथ राष्ट्र के हित के लिए भी कार्य करेगा। वह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है और यह भारत में संघीय संरचना की स्थापना करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। अनावश्यक राजकोषीय बोझ। राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए एक औपचारिक पद के लिए अत्यधिक चुनाव व्यय और संबंधित परेशानी का सामना करना तर्कसंगत नहीं होगा। क्षेत्र विशिष्ट विशेषज्ञों को शामिल करना। नियुक्ति पद्धति को अपनाने में सरकार में प्रशासन और सार्वजनिक मामलों के विशिष्ट व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम हर किसी को नहीं ले सकते हैं। आगे देखिए, राष्ट्र की एकता को बनाए रखना। निर्वाचित राज्यपाल की लोकप्रियता के कारण राज्य में विभाजनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल रहा है और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत कमजोर स्थिति में था। राज्यपाल के निर्वाचन में प्रांतीय मांगों को बढ़ावा मिलता है। ध्यातव्य है कि सभी प्रांतों की मांगों को स्वीकार करना अखंड भारत के विचार के अनुकूल नहीं था। हम इसका लास्ट कंक्लूजन लिख सकते हैं कि हमने ये कहाँ से लिया है, तो इसलिए संविधान सभा द्वारा राज्यपाल के प्रत्यक्ष निर्वाचन में अमेरिका मॉडल को न अपनाकर कनाडाई मॉडल को अपनाया गया है, जहाँ प्रांत में गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। तो हम इससे ये डिफाइन लगा सकते हैं कि जो राज्यपाल हुए हैं वो आर्टिकल 155 में डिफाइन किए गए हैं और ये कनाडाई मॉडल से अपनाए गए हैं। देन हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पेपर में देख लेते हैं और फिर इसके अंदर देखेंगे। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, दबाव समूह राजनीतिक दलों में किस प्रकार भिन्न है। आपको मैं ये बता देती हूँ कि ये रिलेटेड द मेंस
2024 जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपके मेंस के 24 के अंदर भी आया हुआ है और ऐसा ही क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में भी देख रहे हैं और रिलेटेड है, ज़्यादा तो सिमिलर नहीं है बट है ऐसा ही। दबाव समूह राजनीतिक दलों में किस प्रकार भिन्न होते हैं। इसका एक इंट्रो हम देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में इंट्रो क्या रहने वाला है। तो दबाव समूह राजनीतिक दलों के किस प्रकार भिन्न होते हैं। दबाव समूह ऐसे संगठन हैं जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और उनका गठन तब होता है जब समान व्यवसाय, रुचि, आकांक्षा और विचारधारा वाले लोग एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित होते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल सामान्यतः ऐसे लोगों का संगठित निकाय होता है जो समान सिद्धांत का पालन करते हैं। वे अपने सिद्धांतों को नीतियों में परिवर्तन करने के लिए सैद्धांतिक तरीके से राजनीतिक शक्ति को संचालित करने और प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। देखा जाए तो दबाव समूह की ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, क्योंकि मैंने एक जगह ऐसी डेफिनेशन पहले भी पढ़ी हुई है। और दबाव समूह में हमें सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते ही हैं। इनका गठन तभी होता है और ये समान व्यवसाय, रुचि, आकांक्षा और विचारधारा वाले लोगों को एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित होते हैं। ऑब्वियसली हम भी एक मेन फैक्टर डालें अगर देखें तो दबाव समूह होते क्या हैं। कॉमन लैंग्वेज में भी यही होते हैं कि उनके विचार मिलने चाहिए, उनके लोग मिलने चाहिए, तो उसे ही दबाव समूह कहा जाता है। आगे देखते हैं कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच भिन्नता क्या होती है। डिफाइन ये करना है कि जो हमारे पास दबाव समूह है और जो प्रेशर ग्रुप है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर डिफरेंट क्या होता है, क्या है ऐसा। तो इनका देखा उद्देश्य हम देखते हैं। राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करती है, सीधी सी बात है। जबकि दबाव समूह प्रत्यक्ष रूप से सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं जो सत्ता में हैं। मतलब आप ये देख लीजिए, दबाव मतलब आप किसी को अपना दबाव दिखाना चाहते हैं। दबाव समूह केवल ऐसे लोगों को प्रभावित करते हैं जो सत्ता में होते हैं, ताकि वे अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त कर सके। डिफाइनली यही होता है। दबाव समूह आपका पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स का कोई रोल नहीं है, बट उनके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम होता है कि वो अपनी कोई बात कह सकते हैं, अपने पक्ष की बात कहकर उसके पक्ष में रिजल्ट ले सकते हैं। डिफाइनली ये है। अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो अभी फ़िलहाल कुछ ही दिनों पहले ये चीज़ हमारे इंडिया में बहुत चर्चा में थी। हाल ही में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा हिट एंड रन पर नए कड़े कानूनों का विरोध में हड़ताल किया गया था। तो क्या क्या साबित होता है इससे? यही साबित होता है कि दबाव समूह है और राजनीतिक पार्टी है, तो उन दोनों के बीच में ऐसा ये एक उदाहरण सूटेबल रहता। आगे देखते हैं संगठन की प्रकृति। राजनीतिक दल मूल रूप से राजनीतिक प्रकृति के होते हैं, जबकि दबाव समूह मूल रूप से राजनीतिक प्रकृति के होते हैं। राजनीतिक दल मूल रूप से राजनीतिक प्रकृति के होते हैं। पॉलिटिकल्स की चर्चा करते हैं, पॉलिटिकल्स प्रकृति के ही होते हैं। दबाव समूह पॉलिटिकल्स नेचर्स के नहीं होते। दबाव समूह मुख्य आर्थिक, कार्य, सामाजिक और मानवीय आदि हो सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए इसका उदाहरण अगर देखें हम तो CII बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भारतीय उद्योग परिसंघ है, CII मुख्य रूप से एक व्यापार संघ है जो भारत के उद्योग में विकास हेतु अनुकूल माहौल बनाने और बनाए रखने में कार्य करता है। उसके बाद में अगर निर्वाचन की हम बात करते हैं तो इसके अंदर मेन होता है पॉलिटिकल पार्टी। तो राजनीतिक दल उम्मीदवारों को नामांकित करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव अभियानों में भाग लेते हैं। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं और वे केवल अपने पसंद में राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि वो सिर्फ अपनी बात मानने के लिए, अपने पक्ष में बात रखने के लिए ऐसा कुछ करते हैं। उदाहरण के लिए ये हम बहुत दिनों से पढ़ते हैं और हमेशा पढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध है और भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से संबंध है। भारतीय मजदूर संघ हम बहुत पढ़ते हैं और क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती है, इसलिए वैचारिक आधार में हम बोल सकते हैं कि ऐसा हमने हमारी हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी होती है और पीपल्स यूनियन ऑफ
सिविल्स लिबरेशन ये अपने लक्ष्य के लिए एक साथ होते हैं और इसमें कई लोगों का भला होता है, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा, प्रचार प्रसार आदि ऐसी चीज़ें करते हैं। तो वैसा ही इसके अंदर दिया है कि दबाव समूह के लिए राजनीतिक विचारधारा की अनिवार्यता नहीं होती है, क्योंकि वो राजनीतिक प्रकृति के नहीं होते हैं, जबकि राजनीतिक दल सदैव अपनी विचारधारा में बंधे रहते हैं, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट पार्टी में रहते हैं। उनको एक विचार को अपनी पूरी टीम को लेकर चलना होता है, जबकि दबाव समूह में ऐसा नहीं होता है। इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे मैंने बताया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वामपंथी विचारधारा का अनुपालन करती है और इसके विपरीत पीपल्स यूनियन और सिविल लिबरेशन का उद्देश्य उन सभी लोगों को एकजुट करना है जो भारत में नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा प्रचार के लिए प्रतिबद्ध है, भले ही उनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो। हितों की विशिष्टता, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अलग अलग समूह के हित की अलग अलग विशिष्टता, ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सामान्यतः दबाव समूह के हित निश्चित और विशिष्ट होते हैं, जबकि राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में आर्थिक कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विभिन्न मुद्दों को शामिल करते हैं और भारतीय किसान संघ जैसे संगठनों के लक्ष्य किसानों के हितों की रक्षा करते हैं। अगर इसका हम कंक्लूजन देखें फाइनली, तो हमें ये प्राप्त होता है कि किसी राज्य व्यवस्था में लोकतांत्रिक क्रियान्वयन में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों को बढ़ावा देते हैं, चर्चा करने, बहस करने और जनता की राय बनाने में सहयोग करते हैं। इस प्रकार वे राजनीतिक दल के नेतृत्व वाली सरकार में जवाबदेही सुनिश्चित होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, ये रहा हमारा क्वेश्चन फिफ्थ। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति पर कौन कौन से रक्षाप्राय आरोपित किए जाते हैं? ये हमारा पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए शक्ति पर कौन कौन से रक्षाप्राय आरोपित किए जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आर्टिकल 123 मतलब आर्टिकल 123 भारत के संविधान में अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को प्रत्याशित या अप्रत्याशित मामलों में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है। ये अध्यादेश संसद के सत्र में न होने की स्थिति में प्रख्यापित किए जाते हैं और इन अध्यादेशों की शक्तियाँ ये अध्यादेश संसद में सत्र में न होने की स्थिति में प्रख्यापित किए जाते हैं और इन अध्यादेशों की शक्तियों और प्रभाव संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के समान ही होते हैं, हालांकि ये अस्थायी प्रकृति के थी। हमारा एंट्रो में इतना स्पष्ट लिख रखा है, बहुत लॉजिकल है, बट इसके अंदर दे ही इस तरीके से रखा है कि हमें ऐसा एंट्रो लिखना ही ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को 123 में डिफाइन किया गया है और 123 में डिफाइन किया गया है अध्यादेश संसद में सत्र में न होने की स्थिति बतानी है और उनकी शक्ति, उनके प्रभाव को संसद के अधिनियम के समान ही होते हैं, और लेकिन ये अस्थायी प्रकृति पे डिफाइन दे रखा है आपके पॉलिटिक्स की बुक में। आगे हम हमारे आंसर को देखते हैं, क्योंकि इसमें दे रखा है चूँकि अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति राष्ट्रपति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। हमें ये याद रखना है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति द प्रीफेक्ट है कि ये एक विधायी शक्ति है। उसके बाद हम अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए इस संदर्भ में कुछ रक्षोपाय आरोपित किए जाते हैं, जैसे कि मंत्रिपरिषद के सहयोग से सलाह पर प्रख्यापित किया जाना। हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को एक मंत्रिपरिषद आवंटित होती है, उनको दी जाती है कि वो कोई भी कानून बनाते हैं, कानून का डिसीजन लेते हैं, तो उनको मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी होगी और उन्हें वो मिलती है। अनुच्छेद 123 के तहत समाधान का तात्पर्य राष्ट्रपति का व्यक्तिगत समाधान नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्राप्त समाधान होता है। ये इसी में नहीं है, हर किसी में होता है, ठीक है। और चूँकि मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी शक्ति नहीं होती है और इसे एक ये बड़े आंसर में बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हम इसे ऐड ऑन कर सकते हैं हमारे आंसर में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। तो इसे शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद 1974 में स्पष्ट किया गया। इससे उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या दी कि राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए। अस्थायी अवधि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123(2)(a) के अनुसार अध्यादेश संसद के
दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और यदि संसद द्वारा अध्यादेश के अनुमोदन का संकल्प पारित नहीं किया जाता है तो इसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो यह संसद के पुनः संवेद होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। संविधान संशोधन विधेयक को प्रख्यापित नहीं करता। हालांकि अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति राष्ट्रपति को नया कानून लाने या संसद द्वारा पारित किसी भी कानून में संशोधन या निरस्त करने का अधिकार प्रदान करती है। हालांकि ये संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान नहीं करता। ये बिल्कुल बात तो सही है, बट ये आपको संविधान संशोधन विधेयक को प्रख्यापित नहीं करता। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें ये बताना पड़ेगा। न्यायिक समीक्षा हो सकती है तो हम उन क्वेश्चन में बताए जहाँ से हम संसद से रिलेट करते हैं या हमारी संसदीय प्रणाली में आती है। कपूरवाद बहुत फेमस है। कपूरवाद 1970 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अध्यादेश प्रख्यापित करने में राष्ट्रपति के समाधान की प्रामाणिकता को असंभावना के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और ये विशेष रूप से मौजूदा सरकार द्वारा एक ही अध्यादेश को बार बार प्रख्यापित करने की प्रवृत्ति को सीमित करेगा। संसदीय जवाबदेही। संसद सरकार द्वारा किसी भी विधेयक को पुनर्स्थापित करने के बजाय अध्यादेश पारित करने के आचरण का स्वीकार करती है, जबकि अध्यादेश का स्थान लेने के लिए कोई विधेयक संसद में पुनर्स्थापित किया जा सकता है और इसके साथ ही अध्यादेश को प्रख्यापित करने के कारण और परिस्थितियों को संसद के समक्ष स्पष्ट करना अनिवार्य होता है। अगर हम इसका कंक्लूजन लिखे फाइनली, तो हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति अनिवार्य रूप से किसी असाधारण स्थिति से निपटने हेतु प्रयोग की जाने वाली शक्ति है। इसे राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं दी जाती। ये बहुत अच्छी बात है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अध्यादेश प्रख्यापित करने की विधायी शक्ति आपातकालीन शक्ति की प्रकृति के समान ही है, जो कार्यपालिका को केवल किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु प्रदान की जाती है। ठीक है, अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम 6। भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? तो ये हम देखते हैं।